Welcome to the first podcast of Dysfunctional Indian Music. And today we have here a very talented individual who is not only just a singer but a music composer and a producer. Hi Rishit, how are you? आई एम गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो क्योंकि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे म्यूज़िक की, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ म्यूज़िक में। ऐसा क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया म्यूज़िक करने में? तो मैं स्टार्ट से बताता हूँ कि म्यूज़िक में मैं आया कैसे, इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। बेसिकली मेरी दीदी गिटार प्ले करती थी, तो उनको देख के मैंने स्टार्ट किया। तो थोड़ा बहुत पहले कॉर्ड्स और जो भी इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वैसे करके स्टार्ट किया। मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही थी, वहाँ से पता चला मुझे कि आपने अपार शक्ति खुराना के साथ भी काम किया है। बहुत बढ़िया। वो एक तो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। वो बेसिकली जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने स्टैब्लिश आर्टिस्ट हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके साथ काम करते हैं, उनका क्या अप्रोच है काम करने का। तो बस ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होता रहता है धीरे धीरे। काफ़ी ज़्यादा हो गया है आपका, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि एक इंसान म्यूज़िक कंपोजर भी है, सिंगर भी है, प्रोड्यूसर भी है। सो व्हाट आई वांट टू नो कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट काफ़ी हम देखते हैं, तो आपको क्या लगता है जो ऑटो ट्यून का आजकल जो हम देखते हैं कि हर कोई ऑटो ट्यून यूज़ कर रहा है, आप यूज़ करते हैं ऑटो ट्यून? हाँ, मैं भी यूज़ करता हूँ ऑटो ट्यून। और क्या है कि ऑटो ट्यून के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ऑटो ट्यून ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ख़राब चीज़ है, बस ये है कि आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए, कि आपने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है। और प्लस पॉइंट ये है कि बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो उतना ज़्यादा स्किलफुल नहीं है कि उतना गा पाएँ, बट उनके लिए भी एक टूल है जिसको यूज़ करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात आगे रख सकते हैं, भले ही वो रैप के थ्रू हो या अपना गा के कर रहे हैं। तो उनकी आवाज़ एक डिसेंट साउंड कर सकती है ऑटो ट्यून यूज़ करके। अपना बेस्ट टेक देता हूँ, फिर मैं पिच करेक्शन और ऑटो ट्यून का यूज़ करता हूँ। और रही बात इसका जो ड्रॉबैक है, मतलब मैं मेक श्योर करता हूँ कि ये चीज़ मैं इस तरीके से ना करूँ कि मैं लेज़ी वे में यूज़ ना करूँ उसको। कि अगर मुझे गाना बनाना है तो मेलोडी होगी जो कि पहले से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। और मुझे पता है कि अगर मैं कोई गाना खुद का गा रहा हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि प्रैक्टिस करके गाऊँ मैं वो गाना, जिसमें कि अपना बेस्ट टेक दूँ, उसके बाद मैं टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट रहूँ। अब जितना अच्छा मैं टेक दूंगा, वोकल रिकॉर्ड करूँगा, उतना ही उसमें और एडिशन कर पाऊँगा मैं ट्यूनर से। अगर मैं पहले से ही टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो के मैं अपना टेक दे रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ पहले ही। बहुत से ऐसे सिंगर्स भी हैं वो कह देते हैं कि बाद में देख लेना, इसको जितना हो गया ठीक है, इतना इनफ है। अब क्या है कि टाइम भी नहीं है इतना धीरे धीरे, क्योंकि म्यूज़िक भी इवॉल्व हो रहा है और कई जगह पे साउंड की रिक्वायरमेंट ही होती है। अगर कोई डांस ट्रैक है, डांस नंबर है, तो एक ऑटो ट्यून की एक टोनैलिटी है जो कि रिक्वायर्ड है। तो आई गेस वो ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन इसको किस तरह से यूज़ करता है। वो इंटेंशन होना चाहिए आर्टिस्ट का कि अगर बहुत ज़्यादा ऑटो ट्यून बेसिकली नहीं यूज़ करना चाहिए। करेक्ट, वो बैलेंस थोड़ा आप होना अपने चाहिए। वॉइस को एनहांसमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, आपका हाँ, जैसा वो आपका कहना है। बैलेंस ही बेसिकली हमें ढूंढना है। वही अच्छे आर्टिस्ट की पहचान है कि वो टेक्नोलॉजी और अपनी जो एस्थेटिक साउंड है उसको मेंटेन करके हम कैसे मतलब एक अच्छा साउंड निकाल पाते हैं। अब लिरिक्स की अगर बात है तो क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि आजकल जेनजी जनरेशन भी जो है वो पुराने सॉन्ग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो गई है, कि वो 90s के सॉन्ग ज़्यादा सुनना प्रेफर करेक्ट। करती है ना कि आज के। जो कि आई ऑल्सो फील कि हाँ है थोड़ा, क्योंकि आज के जो मोस्टली सॉन्ग्स होते हैं वो बीट्स पे ज़्यादा फोकस किए जाते हैं, ना कि वो इमोशनल कनेक्ट और जो लिरिक्स लिखी गई है उसमें उतनी वैल्यू नहीं है या उतना कनेक्ट नहीं है जो पहले के सॉन्ग में हम करेक्ट। सुनते हैं। तो हम जाते हैं पीछे, हम उस पे सोलेज ढूंढते हैं, 19 सॉन्ग हैं ये, उससे पहले की भी जो सॉन्ग है जैसे जगदीश सिंह के काफ़ी गाने हैं जो आज भी लोग सुनते हैं, उसमें थोड़ा बहुत एडिट कर दिया और वो। तो क्या आपको लगता है कि क्या रीज़न है कि आज भी आज के जो गाने इतने नहीं प्रेफर कर रहे हैं लोग सुनना? मुझे मेजर फैक्टर जो लगता है वो है मेलोडी। मतलब आजकल मेलोडी पे इतना फोकस नहीं, इवन लिरिक्स पे है फिर भी फोकस है, क्योंकि जो आर्टिस्ट, जो इंडी आर्टिस्ट भी हैं जो करे, पहले क्या था कि बहुत सारी मेलोडीज़ होती थी और मेलोडीज़ मोस्टली किसी राग से इन्फ्लुएंस्ड होती थी। और वो ऐसी मेलोडीज़ हैं जो आज से नहीं, वो सालों से चली आ रही हैं, 100-200 साल वो इतने टाइम से बनी हुई है, फिर भी रेलेवेंट है आज की सोसाइटी में। तो जाहिर है कि उसमें कुछ तो ऐसी क्वालिटी है जो एक रिकॉल फैक्टर है जो इंसान के माइंड में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। तो क्योंकि वो मेलोडीज़ पहले यूज़ होती थी जिसमें राग का इन्फ्लुएंस होता था
और बहुत सी ऐसी मेलोडीज थी जो क्लासिकल, इवन वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक से इंस्पायर्ड होती थी। तो ज़्यादातर जो ट्यून्स होती थी, सबसे पहले इंसान के जहन में जो मुझे लगता है कि ट्यून सबसे इम्पॉर्टेंट है गाने की। तो अगर ट्यून कैची है, ट्यून उसके जहन में बैठ रही है किसी लिसनर के, तो पहले का फैक्टर तो एक ये था कि ट्यून बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती थी एज़ कम्पेयर टू अभी, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी ट्यून होती है और रिपीटेशन पे ज़्यादा फोकस है, rather than creating something which is compositionally rich। अब फोकस उस पर ज़्यादा रहता है कि हम कैच वैल्यू कैसे बनाएं, और कैच तो ऑब्वियस ही बात है, आप किसी भी चीज़ को रिपीट कर दोगे तो वो ज़्यादा कैची लगने लग जाएगा। तो उसके वजह से जो अभी कुछ टाइम में जो म्यूज़िक क्रिएट हुआ है, जो आप बोल रहे थे कि वो क्या चीज़ है जो अभी के म्यूज़िक में ऐसा नहीं है जो वापस से लोग पहले का म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो उसका मेजर रीज़न जो मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि मेलोडीज़ क्योंकि ऐसी यूज़ हो रही हैं जो कि बहुत रिपीटेटिव हैं, तो वो बहुत जल्दी इंसान बोर हो जाता है, क्योंकि इतनी बार वो ऑलरेडी रील्स पे और सारी जगह वो चला के उसको वो उस पर्पस के लिए बनाते हैं कि जल्दी से इंसान अट्रैक्ट हो जाए वो सुन के, और वो किसी एक पर्टिकुलर इमोशन को लेके धुन क्रिएट नहीं करी जाती है। तो वो बस जैसे जो चीज़ दिमाग में आती है उसको रिपीट कर करके उस पर एक बेसिक से लिरिक्स डाल के, और हाँ ये है प्रोडक्शन क्वालिटी ज़रूर इम्प्रूव हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पे बहुत फोकस है, म्यूज़िक प्रोडक्शन पे। तो डिपेंडेंसी म्यूज़िक प्रोडक्शन पे ज़्यादा है, मेलोडी पे कम है, और लिरिक्स पे थोड़ा बहुत है। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से मुझे लगता है कि अब जो है म्यूज़िक थोड़ा सा एवरग्रीन नहीं होता है, हाँ इतना लॉन्जेविटी नहीं है उसकी। बिकॉज ऑफ रील्स, आपको नहीं लगता कि हम जो इंस्टाग्राम रील्स होती हैं उसमें जो गाना कभी रिलीज होता है तो हम उसका बेसिकली कैची साउंड ले लेते हैं, कि फॉर एग्जांपल कोई एक साउंड है, हम किसी को पूछेंगे भी कि अगर ये गाना सही, मतलब आपने ये सुना है ये नहीं सुना है, तो स्टार्टिंग और एंड तो पता नहीं होता, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द रील्स एक पर्टिकुलर जो मुखड़ा जिसको कहते हैं वो फेमस हो जाता है और बस उसी के थ्रू ही होता है। आपको नहीं लगता कि इनजस्टिस है आर्टिस्ट के लिए कि उनका सिर्फ जो इतनी मेहनत से वो लिखते हैं वो उनको वो नहीं मिल पाता है? मुझे तो लगता है कि इसकी वजह से बहुत से ऐसे गाने हैं जो एक्चुअली सही में उतना ही पार्ट अच्छा ही होता है, जो मुझे लगता है गानों में उतना ही पार्ट अच्छा होता है, बाकी का शायद उतना मतलब कैची नहीं होता है, या क्योंकि वो उस पर्पस से जो आर्टिस्ट है, क्योंकि मैं जो आजकल के जो फेमस गाने भी हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि जितना बाद में सुनो तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया मुझे वो गाना जितना वो रील पे सुनने में लगता है, क्योंकि उसका मेजर रीज़न ये भी इतनी बार प्ले हो रहा है, हर पेज पे वो शेयर होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा आर्टिस्ट की इसमें ज़्यादा फॉल्ट है कि मतलब वो नहीं ऐसा बना ही म्यूज़िक ही बना रहे हैं कि उतना ही पोर्शन उसका सिर्फ चल रहा है। और हाँ कुछ कुछ गाने जेन्युइनली अच्छे भी होते हैं जो सिर्फ, लेकिन उसका उतना ही पार्ट फेमस हो पाता है। और इसका रीज़न क्या, मैं क्या बोलूँ, मतलब ये तो लिसनर आजकल का अटेंशन स्पैन ही इतना कम हो गया है, तो सारा कंटेंट जितने कंटेंट क्रिएटर्स है वही म्यूज़िक यूज़ कर करके 40 सेकेंड से ज़्यादा हाँ की वीडियो हम देखना ही प्रेफर नहीं करते हैं। हाँ, तो वही उतना म्यूज़िक यूज़ कर करके वो करते हैं, तो कई बार तो म्यूज़िक अच्छा होता भी है कई बार, बट उतना अच्छा नहीं भी होता है आगे का, जितना मैंने सुना है। आई हैव टू से दिस ऋषित, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सूदिंग है और मैंने जो गाने आपके ऑलरेडी रिलीज हैं वो भी सुने हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं चाहती हूँ कि लोग उस गाने को सुने, जितना मैंने पसंद किया है वो भी पसंद करें। बट मुझे ये भी आपसे एक सवाल है कि जब आपने लिखाई की थी उसकी, तो आपके उस वक्त में क्या जहन में था? तो उसका मैं अपना प्रोसेस बताता हूँ गाने बनाने का क्या है, क्योंकि मेरे दिमाग में मेलोडी पहले आती है और ज़्यादातर जो म्यूज़िक कंपोजर्स हैं उनका ये रहता है, एक बेसिक सा मतलब लिरिक्स दिमाग में आता है। तो मैंने मेलोडी पहले बनाई थी, क्रिएट करी थी, और कुछ बेसिक से लिरिक्स थे मेरे दिमाग में, फिर और एक साउंडस्केप मैंने रेडी कर लिया था, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे एक क्लियर आइडिया था कि कैसा रखना है, और लिरिक्स को लेके मेरे पास क्लियर आइडिया था, बट मेरे पास वर्ड्स नहीं थे और स्टोरी एग्जैक्टली नहीं थी कि क्या उसमें दिखा सकते हैं। तो एक यही बेसिक आइडिया था कि एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे एक इंसान है अपनी लाइफ में एक ब्रेकअप से या एक रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, तो उसी के इर्द गिर्द एक कहानी लिखी है, और बट उसमें ये मेक श्योर किया है कि वो डिप्रेसिंग या बहुत ज़्यादा सौरों से भरा हुआ ना लगे, क्योंकि मतलब म्यूज़िक जो मुझे लगता है कि पर्पस ऐसा होना चाहिए कि मतलब म्यूज़िक इंसान सुने तो उसको अच्छा लगे, फील गुड फैक्टर हो, मतलब
सुन के ऐसा ना हो कि वो अपना कुछ याद Depression करके में। और डिप्रेशन में चला जाए। तो अल्टीमेटली म्यूज़िक का वाइब एक सर्टन क्रिएट होना चाहिए और वो वाइब से रिलेट कर ले इंसान, बट उस पे बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग इमोशंस और बहुत डायरेक्टली वैसे ना बोला। और क्रेडिट मैं इसमें निहारिका को भी देना चाहूँगा जो हमारे साथ लिरिक्स लिखती हैं, जिनके साथ कोलैब करके मैंने ये गाना किया है। तो बहुत ही अच्छा लिखती है वो। तो मैंने ट्यून की एक बेसिक वो ट्यून मैंने बनाई थी पूरी, और फिर उसके बाद जो लिरिक्स मैंने लिखे हुए थे उसको बताया कि ऐसा ऐसा है। फिर ऐसा है, मैं उसके साथ क्योंकि बहुत काम कर चुका हूँ तो यूजुअली फ़ोन पे हम लोग 10 मिनट भी रहते हैं, तो 10 मिनट में ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए और इतना उसे भी पता है कि मैं क्या चाह रहा हूँ। इक्वेशंस बेसिकली हाँ। आपकी अच्छी है आपस में। तो इस वजह से वो चीज़ें बहुत जल्दी निकल के आ जाती हैं। बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं ये बिल्कुल चाहती हूँ कि लोग सुने और लोगों को पसंद आए वो गाना, कि वो कितना प्यारा गाना है और जैसे मैंने सोचा है बस वैसे ही उसको प्यार मिले। दैट इज़ व्हाट आई वांट। सेकंड थिंग, आपके ही गाने से, आपके ही एक गाना है अधूरी कहानी, राइट? तो उसी गाने से मैं एक सवाल है मेरा कि आपकी क्या कोई कहानी ऐसी है जो अधूरी रह गई है जिस पे आपने ऐसा गाना बनाया हो? हाँ, एक्चुअली कहानी मेरे को लगता है आजकल सबकी सबकी। लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी अधूरी कहानी होगी। तो एक तो मेरी पर्सनल कुछ लाइफ की कहानी है, वो है। और वो गाना ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक लव रिलेशन, जो एक रोमांटिक रिलेशन है उसी के लिए जाएगा, बट और भी कोई अगर सिचुएशन है तो उस पे भी इंसान अगर सुनता है तो उससे रिलेट कर पाएगा। तो हाँ, कुछ तो थी कहानी, उसी से रिलेट करके मैंने, उसी से इंस्पायर होके मैंने लिखा था, तो बस। बहुत ज़्यादा डीप बात कह दी आपने। हाँ। खैर, अब DYS से कोलैबोरेशन किया है आपने, जी। तो कैसा आपको लगा? आपको क्या, मतलब आप इससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि व्हाट काइंड ऑफ? मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि टीम बहुत अच्छी है। आई एम होपिंग कि बहुत अच्छा काम निकल के आएगा, और अभी जितना टर्न आउट हुई है चीज़ वो भी बहुत अच्छी है। तो होपफुली सब आपको देखने को मिलेगा ही। बिल्कुल, मैंने तो ऑलरेडी सुना है और मैं तो चाहती हूँ सब सुने। जी, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।